एवरीवन। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। 5 से 7 मिनट में फिनिश करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो हमारी क्लास सीरीज है, ये उसमें थर्ड क्लास है हमारी। और आज हम करने वाले हैं असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, देखा क्या होगा, गाने सुने जाते हैं। हमारे हिंदी सिनेमा में वादे के ऊपर बहुत सारे गाने हैं। आप अपनी प्लेलिस्ट बनाइएगा वादों के ऊपर, है ना। तो वहां से आपको पता चलेगा कि सेक्शन 10 कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में ऑपरेटिव होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ओरिजिन कहाँ से होता है और ये कब से लागू किया गया है। तो इंडियन और अरब अरब कंट्रीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिस्टम ना बहुत ज्यादा एप्लीकेबल रहा है। जैसे मैंने अगर किसी से काम करवाना है तो मैं एक बीच का बंदा पकड़ूंगी, जैसे हम हिंदी में बिचौला बोलते हैं। तो उसको पकड़ेंगे और उसे बोलेंगे भाई ये मेरा काम करा दे, तूने जो कमीशन लेनी होगी तो वो कमीशन ले लियो। इसको हम एक स्लैंग में बोलते हैं हवाला सिस्टम। तो हवाला सिस्टम जो है बेसिकली एजेंसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये हमारा। और इस हवाला सिस्टम ने कॉमन लॉ और जो हमारा सिविल लॉ है उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी के हिसाब से देखें तो इंग्लैंड में आपको पता है कॉमन लॉ के रूट्स हैं और रोम में हमारे सिविल लॉ के रूट्स हैं। इन दोनों का मिक्स है जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी पढ़ते हैं तो जो एजेंट का हम अपॉइंटमेंट करते हैं तो एजेंट कमीशन बेस्ड पर्सन है। तो वो कमीशन बेस्ड सिस्टम जो है वो हवाला से ही लिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हवाला सिस्टम कॉमन लॉ और सिविल लॉ में जो एजेंसी का कॉन्सेप्ट है वो हवाला सिस्टम से बोरो करा गया है। और एंशियंट ग्रीक और रोमन लॉ से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्फ्लुएंस होता है, मतलब प्लेटो की एक बुक है द लॉ करके, उसमें एग्रीमेंट के बारे में बात करी गई है, सिर्फ बात करी गई है, लेकिन वो कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, इस बारे में कोई बात नहीं करी गई है। मिडल एजेस के दौरान जब हम जुरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे ना उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ इतना समझ लो आप कि जब मिडिल एजेस की हम बात करते हैं तो मिडिल एजेस के दौरान जब ट्रायल होते थे तो हम ओथ ट्रायल करते थे कि मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट को ओथ ट्रायल कहकर भी बुलाया जाता था। और एज फार एज आर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज कंसर्न ये इफेक्टिव हुआ है 25 अप्रैल 1872 से। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो दो फिलोसफीज हैं, ये कुछ नया है जो आपके लिए है, और दो ज्यूरिस्डिक्शन है कॉन्ट्रैक्ट की जो हम पढ़ते हैं। देखो बच्चे, जब हम बात करते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस है। मैंने और तुमने आपस में कोई बात करी कि हम ये काम करेंगे, तो वही काम की बात होगी। तो वही सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस है जिसमें हमारे स्पेसिफिक राइट्स और हमारी स्पेसिफिक ड्यूटीज को एक्सप्लेन किया जाता है। देखो, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं होता, हम एक्शन लेते हैं तो इसको फॉर्म ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। यहाँ हम कहते हैं ना यार तूने तो कहा था मैं ऐसे करूंगा। तो 13th 14th सेंचुरी में इस चीज को डॉक्ट्रिन ऑफ एसम्पसिट भी कहा जाता था। डॉक्ट्रिन ऑफ एसम्पसिट का मतलब है कि यार तूने कहा था मैं ऐसा करूंगा। और इन थर्ड पर्सन की अगर हम लैंग्वेज में बोले ना, ही हैज अंडरटेकन, कि उसने वादा करा था वो करेगा। तो इसमें मैं आपको दो फिलोसफीज में ये समझा रही हूँ कि पहली बात ये कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हम दो बंदों के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट हुई हैं उसकी बात करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिक राइट्स और स्पेसिफिक ड्यूटीज की बात करता है, स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस की बात करता है जो आपने एक दूसरे के लिए कमिटमेंट करी है। नंबर दो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उन सारी ड्यूटीज को, उन सारे अधिकारों को एक्सरसाइज भी करेंगे और आपने जो वादा करा है काम करने का वो काम आपको करना पड़ेगा। तो सेकंड, कि आप फॉर्म ऑफ एक्शन में आएंगे। और तीसरी बात है कोई ना कोई विटनेस तो बनेगा। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नोटराइज तो कराएंगे ना उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो विटनेस क्या बोलेगा, आई हैव सीन द फैक्ट और आई विटनेस द फैक्ट कि ही हैज अंडरटेकन दैट ड्यूटी। तो ही हैज अंडरटेकन मतलब 13th 14th सेंचुरी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थर्ड पार्टी के नाम से जाना जाता था कि उसने ये काम करने का वादा करा है। देखो, इसकी पूरी की पूरी जो एक मेन फिलॉसफी ये है कि हम जो भी एग्रीमेंट करते हैं उसको हमें ऑनर करना जरूरी है। तो द होल फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट्स मस्ट बी ऑनर्ड। तो देखो, अब हम इसे ऐसे समझ लो कि जब हम कॉमन लॉ की बात करते हैं, इंग्लिश लॉ की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं जहां से हमारा मेन सिस्टम आता है, तो इंग्लैंड के लॉ में कंसिडरेशन इज द मेन एसेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीमेंट।
कि आपने वैलिडिटी क्रिएट करनी है तो आपके बीच में किसी तरह का एक्सचेंज होना चाहिए, पैसों का लेन देन होना चाहिए, जिसे हम क्विड प्रो क्यो भी कहते हैं। लेकिन जब हम सिविल लॉ की बात करते हैं, या जैसे हमारी कंट्री है, हम मिक्स इकोनॉमी भी है, हम मिक्स्ड पैटर्न ऑफ लॉ भी फॉलो करते हैं, मतलब हम पूरी तरह से इंग्लिश भी नहीं है, हम पूरी तरह से रोमन भी नहीं है, तो हम सबका मिक्स मैच करके फॉलो करते हैं। तो मिक्स मैच फिलोसफी और यू कैन के मिक्स लॉ की फिलोसफी ये कहती है कि भाई देखो, कंसिडरेशन तो हो गया, मान लिया मैंने, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ दो बंदों की सहमति भी तो जरूरी है ना। दो बंदे एक ही बात, एक ही काम करने के लिए एग्री हो रहे हैं, एक ही जगह पर, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पर, वो भी तो ध्यान में देखना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं कंसेंसस एड इडम, या दूसरी भाषा में फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो रोमन लॉ से लिया गया है, और जो कंसीडरेशन का कॉन्सेप्ट है वो कॉमन लॉ से लिया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं सेक्शन 10 क्या कहता है। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बेयर एक्ट का डेफिनेशन है जो मैंने लिखा है। इट सेज ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड by the parties who are competent to contract, their consent is free for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared to be void by law। तो अब देखो, आप बच्चे हो, मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि जब हम पेपर लिखते हैं, एग्जाम लिखते हैं, तो हम एज इट इज मगअप करके नहीं लिखते हैं, हो ही नहीं सकता, लॉ में ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने सेक्शन 10 को कुछ सिंपल पार्ट्स में बांट दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने, अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं रहती है, नथिंग टू वरी अबाउट, टेंशन नहीं लेनी है। आप एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना दीजिएगा, उस फ्लो चार्ट से सामने वाली पार्टी को यह समझ आ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? सेक्शन 10 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए क्या क्या की कंपोनेंट्स होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। तो पहला कंपोनेंट है लॉफुल ऑफर, दूसरा है लॉफुल एक्सेप्टेंस, तीसरा है फ्री कंसेंट, चौथा है कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा है लॉफुल कंसिडरेशन, छठवां है लॉफुल ऑब्जेक्ट, सातवां है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, आठवां है पॉसिबल एंड सर्टेन, एंड नौवां और सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्लाइंग विद ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज। इसको मैं आप छोटे से एग्जांपल में समझाती हूँ, और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक हम डिटेल में करेंगे, और जिस दिन ये डिटेल में हो जाएंगे आपका 80% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे ऐसे समझ लो कि आप एक घर देख रहे हो रेंट के लिए, आप दिल्ली आए हो और आपने यहाँ क्लासेस लेनी शुरू करी है, और अब आपको चाहिए फ्लैट या आपको चाहिए पीजी। तो आप पीजी देखोगे, तो इनविटेशन टू ऑफर हो गया, पीजी देख रहे हो, आपको फिर कोई एक पीजी पसंद आ गया, वो है आपकी ऑफर। आपने अंकल से पूछा या आंटी से पूछा, आंटी इसका रेंट क्या है? तो उसने बोला 15,000। अगर आप 15,000 पर एग्री कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने बोला बेटा जब तक एग्जाम नहीं होते तब तक आप रहोगे, और आपको शेयर भी करना पड़ेगा अगर कोई आ गया यहाँ पर, तो शेयरिंग बेसिस पर है। तो आपकी ऑफर, उनकी एक्सेप्टेंस, आपने 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, रेंट दिया, दैट इज कंसिडरेशन। आप 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो यू आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और अगर नहीं है तो मम्मी पापा आपके भी यहाँ पर कर रहे होंगे सारा काम। अब रेंट पर देना, कोई अपना घर या कोई फ्लैट, लॉफुल बिजनेस है, डेफिनेटली आप ये काम कर सकते हैं। और ये काम करना सरकार ने मना नहीं करा हुआ, मतलब सरकार कहती है कि कोई ऐसा काम जो इलीगल है वो नहीं करना है, बाकी सारे काम आप कर सकते हैं। अब आप वहां रहने के लिए आएंगे, पॉसिबल है क्योंकि आप क्लासेस ले रहे हैं, और ये सर्टेन है, सर्टेन मतलब निश्चित है कि वो आंटी पीजी पर ही बच्चे रखती हैं, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करती हैं। और लीगल फॉर्मेलिटीज क्या करेंगे? आप रेंट एग्रीमेंट बनवाइएगा और उसे नोटराइज करवाइएगा, विटनेस करवाइएगा, ताकि कल को आंटी अगर कोई प्रॉब्लम करे तो आप आंटी के अगेंस्ट एक्शन ले सकें, कम से कम रिकवरी तो कर सकें, और कुछ ना मिले तो ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट इन 6 मिनट्स आई गेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज अल्टीमेटली आई नीड encouragement also. Thank you so much.